हाँ बच्चों, गुड इवनिंग। देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्लांट टिश्यूज़ को ख़त्म कर दिया था, राइट। तो प्लांट टिश्यूज़ के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारी एनसीईआरटी में आता है दैट इज़ एनिमल टिश्यू। देखिए एनिमल टिश्यू पढ़ाने से पहले आपको दोबारा से याद दिला दूँ टिश्यू का नाम क्या था, टिश्यू का मतलब क्या था। ठीक है, टिश्यू का मतलब हमने ये पढ़ा था कि वो ग्रुप ऑफ सेल जो सारे एक जैसे हों और मिलके एक जैसा काम कर रहे हो, उनको हमने टिश्यू का नाम दिया था। जैसे प्लांट टिश्यूज़, हमने कई सारे टिश्यूज़ पढ़े। अब हम बात करेंगे एनिमल्स की। देखिए आप अपनी बॉडी की बात कर लीजिए। अब आप देखेंगे कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे चीक के मसल मूव कर रहे हैं, तो ये मसल मूव कर रहे हैं जिस वजह से मैं बोल पा रहा हूँ। तो कोई ना कोई एक जैसे सेल तो हैं जो मिलके एक जैसा काम कर रहे हैं, जो मेरी चीक सेल्स को मूव करा रहे हैं, जिससे मेरा गाल हिल रहा है, जिससे मैं बोल पा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे चल पा रहा हूँ, इसका मतलब अगेन मेरी बॉडी में कोई ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो मिलके मेरी बॉडी की मूवमेंट करा रहे हैं। अगर आप देखेंगे, अगर आप अपनी फोरआर्म को ऐसे दबाएं और अपने हाथ को ऐसे ऐसे करें, आप करके देखो, ऐसे करके देखो, एक अच्छे से दबाओ और ऐसे मुट्ठी को बंद करो, तो आपको ये अपनी फोरआर्म में दबाव महसूस हो रहा है, फील हो रहा है। अब मूव तो फिंगर कर रहे हो, मूव क्या कर रहे हो, फिंगर, पर आपको यहाँ पे क्या मूवमेंट फील हो रही है, मूवमेंट फील हो रही है, ज़रा चेक करो, हो रही है। तो कोई ना कोई चीज़ तो है जो मेरी इन बोन से, मेरी इन मसल से कनेक्टेड है। तो ह्यूमन बॉडी में या एनिमल्स में भी ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो मिलके एक जैसा काम कर रहे होते हैं, जिसको हम टिश्यू यानी कि एनिमल टिश्यूज़ का नाम देते हैं। चाहे हम आइस ब्लिंक कर रहे हैं, उसमें भी कुछ टिश्यूज़ काम कर रहे हैं। अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो उसमें भी कुछ टिश्यूज़ काम कर रहे हैं। अभी मैंने फोरआर्म को ग्रिप करके मैंने फिंगर्स को मूव किया, उसमें भी कोई टिश्यूज़ काम कर रहे हैं। हमारी बॉडी में मैं सांस ले रहा हूँ तो ऑक्सीजन मेरे ब्लड से मूव करते हुए पूरी बॉडी के ऑर्गन में काम कर रही है, इसमें भी टिश्यूज़ काम कर रहे हैं। तो आपको एनसीईआरटी ने स्टार्टिंग में यही कुछ बताने की कोशिश करी है। आप अपनी आइज ब्लिंक कर रहे हैं, यानी कि आपकी बॉडी में भी कोई ना कोई टिश्यूज़ काम कर रहे हैं। आप क्लेंच एंड ओपन योर फिस्ट, आप अपनी मुट्ठी को खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो इसमें भी कोई ना कोई टिश्यूज़ काम कर रहे हैं। टेक ए डीप ब्रेथ, आप गहरा सांस ले रहे हैं, आप गहरा सांस ले रहे हैं, गहरा सांस लेने के बाद ऑक्सीजन पूरी बॉडी में ट्रैवल कर रही है, कोई ना कोई टिश्यू काम कर रहा है। टच समथिंग वार्म और हॉट, अगर आप कोई गर्म और ठंडी चीज़ को टच करते हो, आपको फील होता है वो गर्म या ठंडी है, तो कोई ना कोई टिश्यू यहाँ पे भी काम कर रहा है। आपकी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह कई सारे मैसेजेस ट्रैवल हो रहे हैं, उन मैसेजेस को ट्रैवल करने में भी कोई ना कोई टिश्यू काम कर रहा है। तो यहाँ पर हमने एनिमल टिश्यूज़ को डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पर एनसीईआरटी ने स्टार्टिंग में जो टॉपिक डिस्कस किया है दैट इज़ एपिथेलियल टिश्यू, उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन आपने करने हैं। उससे पहले मैं आपको एपिथेलियल का मतलब बता दूँ। देखिए एपी का मतलब मैंने पहले भी बताया हुआ है, अपॉन, ऊपर ऊपर, ऊपर ऊपर, यानी कि आपकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, हर ऑर्गन के ऊपर एक लेयर ऑफ सेल होती है, वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उस ऑर्गन के लिए। जैसे आप अपनी कॉपी या कोई किताब खरीदते हो, उसके ऊपर खरीदते ही क्या चढ़ा देते हो, एक पतला सा कवर चढ़ा देते हो। वो पतला सा कवर आप कॉपी के ऊपर चढ़ाते हो, तो मैं उसको एपी बुक कह सकता हूँ या एपी कॉपी कह सकता हूँ। मतलब आपने कॉपी के ऊपर, बुक के ऊपर कवर चढ़ा दिया। आप बताओ उससे आपकी बुक क्या रहती है, पूरा साल प्रोटेक्टेड रहती है। ठीक ऐसे आपकी बॉडी के जितने ऑर्गन्स होते हैं, चाहे वो स्टमक है, चाहे वो लीवर है, चाहे वो इंटेस्टाइन है, चाहे इसोफेगस है, कोई भी, उन सब के ऊपर एक लेयर ऑफ सेल होती है, एक पतली लेयर होती है। उस लेयर को, वो लेयर ऊपर ऊपर होती है, इसीलिए उसको एपिथेलियल टिश्यू का नाम हम दे देते हैं। अब जैसे हमारी बॉडी के, आप देखो ना स्किन, ये स्किन जो है ये भी तो हमारी ऊपर ऊपर की लेयर है, बॉडी तुम्हारी अंदर है ना। तो आपको क्या लगता है कि हमारी स्किन भी एक तरह की क्या हो सकती है,
एपिथेलियल टिश्यू हो सकती है, यस और नो, बिल्कुल हो सकती है। यानी कि हमारी जो बॉडी की स्किन है ये भी एक तरह की एपिथेलियल टिश्यू है। आपके मुंह के अंदर जो लेयर होगी वो भी एपिथेलियल टिश्यू की लेयर होगी। आपके ईसोफेगस के अंदर जो लेयर होगी वो भी एपिथेलियल की लेयर होगी। आपके अंदर स्टमक की लेयर होगी वो भी एपिथेलियल की लेयर होगी। आपकी इंटेस्टाइन के अंदर भी लेयर होगी वो भी एपिथेलियल। आपकी एल्वुलाई होंगे लंग्स के अंदर, उसके अंदर भी एपिथेलियल की लेयर होगी। यानी कि एपिथेलियल की लेयर हर ऑर्गन के अंदर होती है। इसका ये मतलब हो गया आपकी बॉडी में कोई भी चीज़ एक से दूसरे ऑर्गन में जाने की कोशिश करेगी तो उसको कौन सी लेयर को चीरते हुए जाना पड़ेगा, एपिथेलियल लेयर को चीरते हुए जाना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ मेरी स्किन के अंदर जाना चाहती है तो इस लेयर को चीरते हुए जाएगी तभी तो जाएगी। यानी कि एपिथेलियल लेयर को पेनिट्रेट करके ही एक से दूसरी जगह में जा सकते हो, अदरवाइज नहीं जा सकते हो। यानी कि एक बैरियर है आपकी बॉडी के अंदर हर ऑर्गन के अंदर, और उस बैरियर को नाम क्या दे रहा है, ये एपिथेलियल टिश्यू। समझ में आ गया बच्चे? देखिए क्या, अच्छा अब एक बात लॉजिकली खुद सोचो, ये जो एपिथेलियल टिश्यू में सेल की लेयर होगी, इसमें सेल बिल्कुल पास पास पैक नहीं होंगे, बिल्कुल क्लोजली पैक नहीं होंगे, इंटरसेल्यूलर स्पेस होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसने प्रोटेक्शन का काम करना है, कोई चीज़ अंदर बाहर ना जाए। तो अगर इसमें सेल में गैप आ जाएगा तो कोई भी चीज़ अंदर घुस जाएगी, कोई भी चीज़ बाहर आ जाएगी। तो एपिथेलियल लेयर जो होगी इसके सेल कैसे होने चाहिए, क्लोजली पैक्ड और लेस क्लोजली पैक्ड। क्लोजली पैक्ड। मोर इंटरसेल्यूलर स्पेस या लेस इंटरसेल्यूलर स्पेस, लेस इंटरसेल्यूलर स्पेस। इंटरसेल्यूलर स्पेस मतलब सेल के बीच का स्पेस। और पढ़ते हैं देखिए, द एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म्स आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी, मतलब पूरी बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन है उनकी स्किन है उसके ऊपर की कवरिंग। एंड आल्सो लाइन इंटरनल ऑर्गन, मतलब जो आपकी बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स हैं उसके ऊपर की जो लाइनिंग है, उसके ऊपर की जो कवर है एपिथेलियल का है। सच एस, जैसे हमारे माउथ के अंदर की लेयर एपिथेलियल, जैसे हमारी लंग्स के अंदर की लेयर एपिथेलियल, ब्लड वेसल्स एपिथेलियल। जैसे ब्लड है ना, जैसे ब्लड वेसल है तो ब्लड वेसल की भी जो लेयर होगी, ये लेयर, ये पतली सी लेयर होगी, ये पतली सी लेयर होगी, ये किसकी लेयर होगी, एपिथेलियल टिश्यू की लेयर होगी। ठीक है, आ जाइए। इंटेस्टाइन, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसमें क्या होगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, दे आर कंपोज्ड ऑफ क्लोजली पैक्ड सेल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोजली पैक्ड सेल? सेल बड़े पास पास होंगे, विद वेरी लिटल स्पेस, उनके बीच का स्पेस कैसा होगा, बहुत कम। दिस स्ट्रक्चर प्रिवेंट द एंट्री ऑफ जर्म्स, मतलब क्या कह रहा है, कोई भी चीज अंदर एंट्री नहीं कर पाएगी, एक्सेसिव लॉस नहीं हो पाएगा बॉडी के अंदर। तो इससे आपको इसका फंक्शन क्या कह रहा है, तो इसमें आपने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपिथेलियल। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू क्या हो गया, दे प्रिवेंट द एंट्री ऑफ जर्म्स, रिड्यूस, क्या रिड्यूस कर रही है, वाटर लॉस। मैंने आपको बताया ना, वाटर का लॉस कम हो जाएगा बॉडी से, वाटर लॉस। एंड आल्सो हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस, मतलब हेल्प करती है एब्जॉर्ब करना और सीक्रेट करना सब्सटेंस की। तो ये हो गया बच्चे आपके पास फंक्शन ऑफ एपिथेलियल। लिख लोगे बच्चों? तो क्या क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, आप साथ साथ बुक में लिखते रहा करो, कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई, कंपोज्ड ऑफ सेल क्लोजली पैक्ड, वेरी लेस इंटरसेल्युलर स्पेस। फंक्शन क्या हो गए, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ जर्म्स, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन इन द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस। अब आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज दिए गए हैं, यहाँ पे आपने उनको आइडेंटिफाई करना सीखना है, पहचानना सीखना है, प्लस उनका स्ट्रक्चर सीखना है, प्लस उनका फंक्शन। तीन चीज़ें करनी है बच्चे, आइडेंटिफिकेशन, देयर लोकेशन, फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है बच्चे? हाँ जी। तो थोड़ा सा आपको ये टॉपिक टफ लगेगा, कारण मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत कुछ रटने वाला है, बहुत कुछ रटने वाला है। तो इसको घर जाके, इवन जो भी बच्चा मेरी वीडियो से पढ़ रहा है उसको मैं सलाह दूंगा, घर जाके कम से कम इस टॉपिक की 3 से 4 रिवीजन कर लेना। जैसे एक आप आज जाती कर लेना, एक आप कल कर लेना, एक आप आने से पहले कर लेना नेक्स्ट क्लास, और एक आप एक हफ्ते के अंदर अंदर कभी भी कर लेना। 3-4 रिवीजन कर ली तो टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप सोचो अभी पढ़ लिया, एग्जाम में पढ़ लेंगे, परेशानी ज़्यादा मिलेगी और समझ कुछ नहीं आएगा तब। ठीक है बच्चे?
आ जाओ। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले उसने इस टिश्यू की बात करी है, इसकी। आप देख सकते हैं ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है। आपको ये तो पता चल गया सेल क्लोजली पैक्ड है, पर ये जो सेल की लेयर है ये एक ही लेयर है। आप देखो ना, आपको इसने ऐसे रख के दिखाया, ऐसे सेल 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 सेल। तो इस सेल की एक ही लेयर है जो चल रही है। देखो ये एक ही लेयर है, चल रही है। समझ में आ रही बात? तो सेल के ऊपर से आपको ऐसा तो लग रहा है ये सेल ऊपर सेल, हैंग क्यों हो रहा है? हाँ जी, तो आप देखेंगे इसमें जो सेल हैं, इसमें सिंगल लेयर सेल है। ऐसा नहीं है सेल सेल के ऊपर सेल, सेल के ऊपर सेल, सेल के ऊपर सेल ना, मल्टी लेयर नहीं है। सेल की सिंगल पतली सी लेयर है। इस टिश्यू को कहते हैं स्क्वैमस, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। लिख सकते हैं, इसे नाम नहीं लिखा हुआ यहाँ पर। इस टिश्यू को क्या कहते हैं? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। मतलब टिश्यू की लेयर मोटी है पतली है? पतली है। मल्टी लेयर है, सिंगल लेयर है? सिंगल लेयर है। क्लोजली पैक्ड है, लेस क्लोजली पैक्ड है? क्लोजली पैक्ड है। मोर इंटरसेल्युलर स्पेस या लेस इंटरसेल्युलर स्पेस? लेस इंटरसेल्युलर स्पेस। अब ये जो लेयर होगी ना, ये हमारे अंदर के जो ऑर्गन है, जैसे इनकी लेयर, इनके पतली पतली लेयर होगी, इसके ऊपर होगी। इसकी लोकेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये लिखा। सबसे पहले इसने क्या लिखा? ये ए पार्ट यही था, स्क्वैमस यही है। ये देखिए, ये ए जो था, जो आपको मैंने डायग्राम में दिखाया, इसी को स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। अब देखो क्या कह रहा है? सिंगल लेयर ऑफ थिन फ्लैट सेल। तो स्क्वैमस एपिथेलियल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? सिंगल लेयर, थिन फ्लैट सेल, मोर क्लोजली पैक्ड, लेस इंटरसेल्युलर स्पेस। कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गई? कहाँ होता है ये? आपकी ब्लड वेसल की और लंग्स की अंदर की लाइनिंग में होता है। यानी कि जो आपके लंग्स हैं, एल्वोलाइज हैं। अब बताओ एल्वोलाइज कैसे होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। इन्हीं एल्वोलाई में ऑक्सीजन आती है, एक्सपैंड करती है। तो आप बताओ ये छोटे हैं, तो इनके ऊपर की लेयर भी छोटी होगी, पतली होगी, मोटी होगी? पतली होगी, मोटी तो नहीं हो सकती। जो खुद बहुत छोटा उसके ऊपर मोटी लेयर आके क्या करेगी? तो स्क्वैमस एपिथेलियल की टिश्यू की लेयर किसके ऊपर मिलेगी आपको? लंग्स के एल्वोलाइज के अंदर। और ब्लड वेसल, जैसे ये ब्लड है, ये आपका ब्लड जा रहा है, इस ब्लड के ऊपर एक पतली सी लेयर होगी, पतली सी लेयर। ये पतली सी लेयर जो है, ये लेयर किसकी है बच्चों? एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा एपिथेलियल टिश्यू? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। तो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू? इन द ब्लड वेसल एंड इन द लाइनिंग ऑफ लंग्स। दो लोकेशन हो जाएगी। फंक्शन तो बता ही दिया, इट हेल्प्स इन द रैपिड डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड एंड द गैसेस। मतलब जो भी आप बताओ ना, लंग्स के अंदर क्या हो रहा है? लंग्स के अंदर गैसेस इनटेक, एक ऑक्सीजन आ रही है, CO2 जा रही है, O2 का आना, CO2 को जाना, इसको क्या कहते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो अगर आपको ये पता ना, मैं आपको इस टॉपिक का करने का आसान तरीका बताऊं, अगर आपको ये पता है ये कहाँ है, अच्छा लंग्स में है, लंग्स का काम क्या होता है? व्हाट इज द रोल ऑफ लंग्स? टू एक्सचेंज गैसेस। तो बस इन टिश्यू का काम क्या हो गया? टू एक्सचेंज एंड डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। समझ में आ गया? तो अगर लोकेशन याद है तो फंक्शन लिख दोगे। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस टिश्यू? इन द रैपिड डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। अब लिक्विड का डिफ्यूजन कौन करेगा? ब्लड। और गैसेस का डिफ्यूजन कौन करेंगी? लंग्स। समझ में आ गया बच्चे? फंक्शन कर लोगे। सेकंड टाइप में चलें और सेकंड टाइप में चलते हैं। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, आपको क्या लगता है ये आपकी जो अपर स्किन है, ये वाली, ये जो स्किन है, ये सिंगल सेल की लेयर से बनी होगी या मल्टी सेल की लेयर से बनी होगी? सोच के बताओ। ये सिंगल सेल की लेयर है, ये मोटी थिक लेयर होगी सेल की, ये मोटी होगी। पतली होती तो कोई भी चीज़ एंटर कर जाती, पतली होगी तो कोई भी चीज़ एंटर कर जाती, कोई भी चीर के हमारी बॉडी के अंदर घुस जाता। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बैरियर है। आप सो रहे हो, जाग रहे हो, चल रहे हो, आपने बिल्कुल शूज़ चप्पलें नहीं डाली हुई, तो आप बिल्कुल बेयर फीट से चल रहे हो, तो कोई भी चीज़ एंटर कर जाएगी आपकी स्किन के अंदर। तो स्किन मोटी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए? ये वाली मोटी।
तो यहाँ जो सेल होते हैं एपिथेलियल, इनमें सेल की मल्टी लेयर स्ट्रक्चर होता है और इसको हम कहते हैं ये वाला टिश्यू, ये वाला टिश्यू। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं ये एक लेयर है। अच्छा, मैं देखा था ये क्या है, ये उसकी आउटर बॉडी है, ये क्या है, लेयर है, ये क्या है, लेयर है, ये क्या है, लेयर है, ये क्या लेयर है, ये क्या लेयर है। सेल की कितनी लेयर्स बन गई? तो सिंगल लेयर, मल्टी लेयर। अब गैस करो। अच्छा, आप कई बार कपड़े के ऊपर कपड़े के ऊपर कपड़ा के ऊपर कपड़ा रखते हो अपनी अलमीरा में, इसको क्या कहते हो? स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेशन, इसलिए इसको क्या कह देंगे? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, मतलब वो स्क्वेमस जिसमें स्ट्रेटिफाइड है। बट ये देखो स्ट्रेटिफाइड, आप अपने घर में अलमीरा में बुक्स के ऊपर बुक्स रखते हो, वो स्ट्रेटिफाइड बुक्स है। कपड़े के ऊपर कपड़ा रखते हो, स्ट्रेटिफाइड कर दिया। ऐसे आपने सेल की लेयर के ऊपर लेयर सजा दी, ये भी तो स्ट्रेटिफाइड हो गया। पर है क्या? स्क्वेमस। तो इसका नाम क्या रख दिया? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। तो ये आप गैस करो कहाँ होना चाहिए? ये आप गैस करो, ये हमारी पूरी बॉडी की आउटर स्किन पे है। आपकी पूरी की बॉडी आउटर स्किन क्या स्क्वेमस है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस सिंगल लेयर की बनी है, मल्टी लेयर की बनी है? मल्टी लेयर की बनी है। हमारे मुंह के अंदर की लेयर फिर गैस करो, सिंगल लेयर होगी, मल्टी लेयर होगी? वो भी मल्टी लेयर होगी। स्टमक की लेयर मल्टी लेयर होगी, सिंगल लेयर होगी? सिंगल लेयर, मल्टी लेयर होगी। जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं वहां पर सिंगल लेयर काम कैसे कर सकती है? जो खुद बड़े बड़े ऑर्गन हैं उन पर पतली लेयर काम करेगी, मोटी लेयर काम करेगी? मोटी लेयर काम करेगी। तो यहाँ पर स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू आ गया। अब इसकी गैस करो लोकेशन क्या होगी? मैंने अभी बताया हमारी आउटर स्किन, और बताओ लाइनिंग ऑफ माउथ, स्टमक, इन सब की लाइनिंग में हो जाएगा। आज जो मार्क करते हैं, ये देखिए लोकेशन स्किन की, आउटर स्किन की, माउथ की एंड इसोफेगस की। क्लियर है? हाँ, इसमें क्या होता है? मैनी लेयर ऑफ सेल, द आउटर सेल आर फ्लैट एंड टाइटली पैक्ड। ये इसकी क्या हो गया? स्ट्रक्चर। इसका नाम क्या बोला मैंने अभी थोड़ी देर पहले? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। मार्क कर लो इसको। कहाँ लोकेशन है? स्किन, माउथ एंड लेयर ऑफ इसोफेगस। स्टमक नहीं बोलना, सॉरी। काम क्या करती है? देखिए, इट प्रोटेक्ट अंडरलाइन टिश्यू। अब देखो इसका मतलब क्या है? इट प्रोटेक्ट अंडरलाइन टिश्यू। अब तो मेरी स्किन के ठीक अंदर ये ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड है, तो ब्लड को बचाना नहीं बचाना, क्योंकि ब्लड पूरी बॉडी में घूम रहा है। तो ब्लड को प्रोटेक्ट कर रहा नहीं कर रहा? अंदर के टिश्यू को। ब्लड भी एक टिश्यू होता है। मान लो स्किन के अंदर ठीक क्या मसल्स हैं, मसल भी टिश्यू है। मसल को प्रोटेक्ट करना नहीं करना? बिल्कुल करना है। और अंदर जाओगे तो हड्डी मिलेगी, तो बोन है, बोन भी टिश्यू है, उसको भी प्रोटेक्ट करना नहीं करना है? तो अब बताओ मेरी ये स्किन किसको प्रोटेक्ट कर रही है? मेरी अंदर के टिश्यूज को प्रोटेक्ट कर रही है। अंदर कौन कौन सा टिश्यू है? ब्लड है, मसल्स हैं, लिगामेंट है, टेंडन है, बोन है। उन सबको क्या देनी है? प्रोटेक्शन। तो वो कौन देगी? आउटर स्किन। लॉजिक समझ में आ गया? तो इसका काम क्या है? इट प्रोटेक्ट अंडरलाइंग टिश्यू। जो अंदर टिश्यू है उनको बचाती है। अब बताओ ये पतली लेयर होनी चाहिए, मोटी लेयर होनी चाहिए? मोटी होगी, तो एक मल्टी लेयर सेल हो जाएगी। मैकेनिकल इंजरी मतलब जैसे देखो मेरी स्किन पे हाथ मारा मैंने, तो मेरी मसल तो टूट सकती थी, ठीक है नहीं? ठीक। तो मेरी स्किन ने ऊपर आके उसको क्या कर दिया? बचा लिया। मेरी मैकेनिकल इंजरी को बचाया। मेरी ब्लड वेसल्स खराब हो सकती थी, पर स्किन की मोटी लेयर थी, तो स्किन की मोटी लेयर ने उसको खराब होने से बचाया। मैकेनिकल इंजरी बचाती है। अब तो मैकेनिकल इंजरी से कौन बचा सकता है? पतली लेयर, मोटी लेयर। मोटी लेयर, पतली लेयर होगी तो कैसे बचाएगी? ठीक है अजी। फ्रिक्शन एंड एंट्री ऑफ माइक्रोब्स। अब जैसे मेरी स्किन, मान लो मैं चल रहा हूँ, मैंने शूज नहीं डाले हुए, बेयर फीट है, तो मेरी स्किन के ऊपर जो फ्रिक्शन होगा उससे मेरी स्किन के अंदर के टिश्यू खराब हो सकते हैं। पर लेयर अगर मोटी होगी तो फ्रिक्शन से बचाएगी नहीं बचाएगी? और मैं चल रहा हूँ तो धरती पे जो ज़मीन पे जो कीड़े मकोड़े हैं, जर्म्स हैं, वो मेरी स्किन के अंदर घुस जाएंगे, तो उनकी एंट्री को भी रोकेगी। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कर लेना।
प्रोटेक्ट अंडरलाइंग टिश्यू फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, फ्रिक्शन एंड एंट्री ऑफ माइक्रोब्स, छोटे छोटे माइक्रोब्स की एंट्री को बचाती है। कौन? आपकी आउटर स्किन। कौन? आपके माउथ की स्किन। कौन? आपके ईसोफेगस की लेयर, जैसे खाना नीचे उतरता है उसको ईसोफेगस की लेयर कहते हैं। ठीक है बच्चे, दो समझ में आ गया? दो समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूं, इससे ये दिखाया है। ये देखिए, आज देखिए बच्चे, नेक्स्ट ये देखिए, आप इन सेल को और इन सेल में अंतर देखिए। नो डाउट क्लोजली पैक तो होंगे ही होंगे, लेस इंटरसेल्युलर स्पेस होगा ही होगा, ये तो सब में लिख देना। कभी आए ना, सब में एक लाइन तो लिखनी है, क्लोजली पैक्ड, लेस इंटरसेल्युलर स्पेस। पर आप देखो ये सेल छोटे छोटे हैं। आप देखना ये सेल कितना लंबा है, देख रहे हो? देख रहे हो कितना लंबा सेल है? देख रहे हो कितना लंबा सेल है? कितना लंबा सेल है, देख रहे हो? तो इनको कहते हैं क्यूबोइडल, क्यूब शेप या कॉलम, पिलर की तरह, जैसे पिलर है, लंबे लंबे पिलर होते हैं ना, तो ये क्यूब या पिलर शेप के होते हैं। क्या होते हैं? क्यूब या पिलर शेप के होते हैं। अब आपको देखने को कहाँ मिलेंगे, जरा ध्यान से देखो। ये आपको मिलेगा स्टमक की लेयर में, यहाँ स्टमक की लेयर में, यहाँ पे, या स्लाइवरी ग्लैंड्स में, यहाँ पे स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स में मिलेगा। मतलब जिन ग्लैंड्स ने कुछ सीक्रेट करना है, समझ में आ गया? सीक्रेट करना है, कुछ निकालना है। जैसे आपने कोई खाने की आइटम देखी, आपके मुंह में पानी आ गया, वो पानी कहाँ से आया? स्लाइवरी ग्लैंड से आया। कहाँ से आया? यहाँ से ग्लैंड से पानी आता है, ग्लैंड्स मैसेज देते हैं भी पानी छोड़ो इसके मुंह में। तो ये जो लंबे लंबे क्यूबोइडल, या वैसे क्यूबोइडल है पर एनसीईआरटी ने क्यूबोइडल और पिलर लाइक लिख दिया है, पर ये क्यूब लाइक से, इनमें खास बात क्या होती है? कहाँ मिलेंगे? स्टमक में मिलेंगे, स्लाइवरी ग्लैंड्स में मिलेंगे, जिन्होंने कुछ सीक्रेट करना है वहाँ मिलेंगे। तो इसका आप लोकेशन देख लीजिए, स्ट्रक्चर दिख गया आपको कैसा है? आगे चलें। ये छोटे छोटे थे, ये लंबे लंबे हैं, लंबे लंबे क्यूब शेप, पिलर शेप। ये आपको ऊपर आई गया होगा, ये देखिए जरा लोकेशन का है, इसकी तरह देखना। स्लाइवरी ग्लैंड्स, ये रहे स्वेट ग्लैंड्स जो आपके पसीना निकालते हैं बॉडी से, और लास्ट स्टमक की लाइनिंग। समझ आ गया जी? और इनका स्ट्रक्चर कैसा है? स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एंड रिलीजिंग सब्सटेंस मे बी क्यूबोइडल और कोलमनर। एनसीईआरटी ने क्या लिख दिया है? यहाँ ये क्यूबोइडल होंगे, यहाँ ये कोलमनर होंगे। पुरानी एनसीईआरटी में इसको सिर्फ क्यूबोइडल लिखा हुआ था, पर इसने क्या लिख दिया? क्यूबोइडल एंड कोलमनर, मतलब लंबे लंबे पिलर की तरह, लंबे लंबे पिलर की तरह। ठीक है बच्चे, आपको याद करने का तरीका बताता हूं। आप जैसे ये सीसी है ना, सीसी मतलब क्यूबोइडल या कोलमनर। सीसी के आगे लिख देना एसजी, एसजी, एसजी। अब ये क्या भैया? सीसी, एसजी, एसजी, एसजी। अगर आपको इनकी लोकेशन याद है तो फंक्शन 2 मिनट में लिख दोगे। सीसी, एसजी, एसजी, एसजी का मतलब क्या है? सीसी मतलब क्यूबोइडल या कोलमनर। ठीक है, कहाँ है? एसजी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसजी? स्लाइवरी ग्लैंड्स। फिर एसजी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसजी? स्वेट ग्लैंड्स। फिर एसजी, स्टमक ग्लैंड्स, स्टमक के अंदर भी ग्लैंड्स होते हैं। तो एसजी, 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 समझ में आ गया? अब गैस करो इनका काम क्या होगा? सीक्रेशन करना, क्योंकि स्लाइवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट कर रहा है? सलाइवा। स्वेट ग्लैंड क्या सीक्रेट कर रहा है? स्वेट। स्टमक ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है? जूसिस, स्टमक जूसिस सीक्रेट करता है, 10th में पढ़ेंगे। तो आपको अगर सीसी, सीसी मतलब क्यूबोइडल, ये रहा सीसी, इसको एनसीईआरटी ने इसको क्या लिख दिया है? सीसी, सीसी मतलब क्यूबोइडल या कोलमनर। लोकेशन कहाँ है? एसजी, एसजी, एसजी मतलब स्वेट ग्लैंड्स, स्लाइवरी ग्लैंड्स, स्टमक ग्लैंड्स। अब इनका फंक्शन आपको 2 मिनट में याद हो जाएगा। देखो क्या काम है? प्रोडक्शन एंड सीक्रेशन ऑफ म्यूकस। आप बताओ म्यूकस को कौन सीक्रेट करता है? स्टमक। स्टमक एक थिक लिक्विड, गाढ़ा लिक्विड सीक्रेट करता है, क्योंकि स्टमक में एसिड होता है। उस एसिड से बचाने के लिए एक थिक लिक्विड सीक्रेट करता है, उसको म्यूकस कहते हैं। तो लो जी, स्टमक का फंक्शन लिख दिया। स्टमक क्या सीक्रेट कर रहा होता है बच्चों? म्यूकस। तो इनका काम क्या हो गया? प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस। दूसरा, एंजाइम्स, स्टमक भी एंजाइम्स बनाता है, हार्मोन्स,
स्वेट सलाइवा, स्वेट सलाइवा कौन बनाएगा जल्दी बताना? स्वेट ग्लैंड्स, समझ में आ गया? एंजाइम्स कौन बनाएगा? सलाइवरी ग्लैंड्स, समझ में आ गया? क्लियर है बच्चे? तो इनके आपको फंक्शन आराम से याद हो जाएंगे अगर आपको क्या याद है, इनकी लोकेशन। सीसी एसजी 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 मतलब वैसे क्यूबोइडल लिखना, क्यूबोइडल या कोलमनर का, देखो क्यूबोइडल या कोलमनर की लोकेशन क्या है? स्वेट ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड स्टमक ग्लैंड्स। अब इनका काम क्या है? लोकेशन याद है तो काम याद आ जाएगा। स्टमक ग्लैंड का काम क्या है? सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, लिख देना सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। स्वेट ग्लैंड का काम क्या है? सिक्रीशन ऑफ स्वेट, तो लिख देना सिक्रीशन ऑफ स्वेट। सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या है? सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स, लिख देना सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। ठीक है, फंक्शन आप याद हो जाएगा अच्छे से। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट ये रे डी, ये आपकी नाक की लेयर में होंगे, ये आपके कान की लेयर में होंगे, समझ में आ रहा है? तो यहां पे आप ध्यान से देखेंगे एनसीईआरटी में हैं तो ये भी लंबे लंबे हैं, तो ये भी लंबे लंबे, इनके अंदर आपको धागे दिख रहे हैं। ऐसे मैं आपको एक शेप बनाता हूं, जैसे एक लंबा सा ऐसे बनाया, ऊपर से धागा बना दिया, एक लंबा सा बनाया, एक ऊपर से धागा बना दिया, ऐसे धागे धागे दिख रहे हैं एनसीईआरटी के अंदर। इनको सिलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलिया। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? सिलिया। तो इसीलिए पुरानी एनसीईआरटी में इसका नाम लिखा था सिलिएटेड कोलमनर। पुरानी एनसीईआरटी इसको क्या लिख देती है? सिलिएटेड कोलमनर। सिलिया इसके अंदर, सिलिया धागे होते हैं। आपको पता है धागे क्या करते हैं? आपके नाक के अंदर जो म्यूकस होता है, डस्ट होती है, उसको क्लियर करने में हेल्प करते हैं। आपके कान के अंदर जो डस्ट या पार्टिकल है, कुछ चीज मूव करती है, उसको मूव करने में हेल्प करते हैं। तो इनकी लोकेशन क्या मैंने बोली? नोस्ट्रिल्स, आपके नाक में। और लोकेशन क्या है जल्दी बोलो? आज नाराज है आज ही। कहाँ का लोकेशन है? नोस्ट्रिल्स, टेस्ट बड एंड इनर ईयर। नोस्ट्रिल्स आपका जो टेस्ट बड्स हैं, और अगर लोकेशन याद है, मैं फिर कह रहा हूँ, फंक्शन याद हो जाएगा। तो गैस करो, नाक में है तो क्या करने में हेल्प करेंगे? स्मेल। कान में है तो क्या करने में हेल्प करेंगे? हियरिंग। टेस्ट बड में तो क्या करने में हेल्प करेंगे? टेस्ट को। तो फंक्शन तो 2 मिनट में याद हुआ है, तो आपको सिर्फ क्या याद करनी है? सिर्फ लोकेशन, सिर्फ लोकेशन। तो ये सिलिएटेड वाले की लोकेशन है नोज, टेस्ट बड एंड, इनमें क्या होते हैं? हेयर लाइक। तो स्ट्रक्चर लिख दोगे? लॉन्ग, कोलमनर एंड हेयर लाइक सिलिया। धागे होते हैं, ऐसे पतले पतले रेशे होते हैं। फंक्शन देखिए, स्मेल, स्मेल का काम किसका लिख दिया इसने? नोस्ट्रिल का। टेस्ट किसका काम लिख दिया इसने? टेस्ट बड का। ईयर, साउंड एंड बैलेंस। कितना आसान है। ठीक है मेरे बच्चे। तो सिलिएटेड कोलमनर का फंक्शन क्या हो गया? फंक्शन। फंक्शन से पहले दिमाग में क्या लाना है? लोकेशन। लोकेशन क्या है? नोस्ट्रिल्स, इनर ईयर, टेस्ट बड। फंक्शन नोस्ट्रिल, जल्दी बोलो। स्मेल, ईयर, इनर ईयर, साउंड एंड बैलेंस। टेस्ट बड क्या काम है? भैया टेस्ट करना। ये टॉपिक मुश्किल नहीं है, सिर्फ लोकेशन पे ध्यान रखो। लॉजिक क्लियर हो गया बच्चे? क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनेगा बच्चे आपके पेपर में। फिर लास्ट में आता है हमारी इंटेस्टाइन के अंदर। ये जो इंटेस्टाइन के अंदर लंबे लंबे पिलर लाइक दिख रहे हैं ना, इनके अंदर भी बहुत सारे क्या होते हैं? ऐसे ब्रश होते हैं, ऐसे बहुत सारे ब्रश होते हैं, ऐसे बहुत सारे ब्रश होते हैं। आप एक बात सोचो, मैं आपको लॉजिक देता हूँ। ये हमारी इंटेस्टाइन की लेयर मान लो, ये इंटेस्टाइन की लेयर मान लो, ठीक है जी। अब इस इंटेस्टाइन में ये टिश्यू मान लो, लंबे लंबे कोलमनर टाइप, और इन टिश्यू से अब मान लो क्या निकल रहे हैं? धागे निकल रहे हैं। लो, धागे निकल रहे हैं, देखो बहुत सारे ब्रश,
ये बहुत सारे ब्रश बैंड टाइप धागे निकल रहे हैं इसमें से। अब आपको पता है ना, अगर ऐसे छोटे छोटे धागे निकल आए तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया। अब बताओ, यहां पे आ रहा है फूड, फूड का डाइजेस्टेड पार्ट आता है, फूड नहीं आता, डाइजेस्टेड पार्ट आता है। मान लो यहां पर आ गया ग्लूकोज, यहां पे आ गया सुक्रोज, यहां पे आ गया फैटी एसिड, यहां पे आ गए एमिनो एसिड, यानी कि यहां पे सारे न्यूट्रिएंट्स आ गए जो डाइजेशन के बाद निकलते हैं। आप बताओ, अगर इनमें धागे जैसे स्ट्रक्चर होंगे, ब्रश बैंड टाइप स्ट्रक्चर होगा, तो इनको एब्जॉर्ब करने में आसानी होगी, मुश्किल होगी? आसानी से पकड़ लेंगे, नहीं पकड़ लेंगे, क्योंकि इनका क्या बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो इनको एब्जॉर्ब करना आसान हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो बस, तो ये जो टिश्यूज़ हैं जिनमें बहुत सारे आपको ब्रशेस दिख रहे होंगे, ब्रश बैंड टाइप स्ट्रक्चर होता है, एनसीईआरटी में लिखा, 12th क्लास में मिल जाएगा। ये लोकेशन कहाँ है? लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। इनके ऊपर क्या लगे हुए हैं? सिंगल लेयर ऑफ टॉल पिलर लाइक, पिलर मतलब कोलमनर, और क्या है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर। काम देखिए, एफिशिएंट अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वाटर। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चों? न्यूट्रिएंट्स, जो कहाँ से निकलते हैं? आपके खाने के डाइजेशन से। इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब होना है, एब्जॉर्ब कौन करेगी? इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन तभी एब्जॉर्ब करेगी ना जब उसके लेयर के सेल पे ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होगा, समझ आ गया? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो कॉन्टैक्ट बढ़ जाएगा, कॉन्टैक्ट बढ़ जाएगा तो कॉन्टैक्ट बढ़ जाएगा, कॉन्टैक्ट बढ़ जाएगा तो वो एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देंगे। तो जिसको पता है ये लोकेशन का इंटेस्टाइन, तो फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। हालांकि वाटर जो ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, फिर वाटर जाके एब्जॉर्प्शन कहाँ करता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो आई थिंक ये टेबल क्लियर है बच्चे। आप मान के चलना, इस टेबल का ओरल टेस्ट मैं लगभग हर क्लास में लूँगा, मतलब हर क्लास में, अगली 4 से 5 क्लास में इस टेबल का मैं 4 से 5-10 मिनट में पूछूंगा आपसे, तो अच्छे से रिवाइज करके आना। और जो भी बच्चों की वीडियो लेक्चर से कर रहा है उसको भी सलाह दूंगा कि इस टेबल को 4-5 दिन के अंदर अंदर 4-5 बार रिवाइज कर ले। जब 5वां दिन आएगा ना, वो मुश्किल से 5 से 10 मिनट में रिवाइज कर लेगा। 5 से 10 मिनट कुछ भी नहीं होते हैं। इससे ज़्यादा समय तो बच्चे घर में बैठ के सोशल मीडिया पे रील्स निकालने में, रील्स देखने में लगा देते हैं। इससे ज़्यादा समय तो मैं ज़्यादा समय नहीं मांग रहा आपसे, बहुत कम समय मांग रहा हूँ, ठीक है बच्चे? हालांकि रील्स देखने से आपको ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलना, ये पढ़ाई की रिवीजन कर लोगे तो बहुत कुछ मिलेगा आपको। हाँ जी, अब बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू की। हमारी बॉडी में कनेक्शन कैसे होता है, उसको कहते हैं कनेक्टिंग टिश्यू। अब आप देखिए, हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्टमक, इंटेस्टाइन, ईसोफेगस, नोस्ट्रिल, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई ना कोई चीज़ तो है जो हमारी बॉडी को क्या कर रही है मेरे बच्चों? कनेक्ट कर रही है। तो हमारी अब जैसे हमारी देखो, अब देखो पूरे शरीर में हमारी बोन्स हैं, जो पूरी बोन्स हमारे पूरे ऑर्गन्स को बांध के बैठी हुई हैं, पूरी बॉडी को जकड़ के बैठी हुई हैं। तो बोन हमारी बॉडी की सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगी? कनेक्टिंग टिश्यू हो गया। आप ब्लड को देखो, ब्लड एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जा रहा है। आप देखो ना, ब्लड में इन्फेक्शन आ गया तो पूरे ऑर्गन खराब हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड ने पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रखा है, पूरी बॉडी का कनेक्शन है ब्लड से। तो ब्लड की वायरिंग तो पूरी बॉडी में फैली हुई है। तो ब्लड भी क्या हो गया एक तरह से आपके पास? कनेक्टिंग टिश्यू। तो सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग टिश्यू को उसका जिक्र करने वाला ही, अब आगे गैस कर लो, एक आपकी बॉडी में ब्लड का और एक बोन्स का। तो जो कनेक्टिंग टिश्यू की बात करेगा ना, ब्लड की, यहां किसकी करेगा? ये बोन की। ब्लड यहां बोन की। देखो, चाहे ब्लड हो चाहे बोन हो, एक बात का ध्यान रखना, चाहे ब्लड हो या बोन हो, एक बात का ध्यान रखना, आपके उसके अंदर होंगे तो सेल ही। चाहे ब्लड है उसके अंदर भी सेल होंगे, ग्रुप ऑफ सेल जो मिलके एक जैसा काम कर रहे होंगे। चाहे बोन है उसके अंदर भी क्या होंगे मेरे बच्चों? होंगे तो उसके अंदर सेल ही। पर एक बहुत बड़ा अंतर होता है जो इनको अलग कर देता है एक दूसरे से। जानते हैं क्या? जानते हैं क्या? इन ब्लड के, इन सेल के बीच में जो भरा हुआ है,
इनके बीच का मटेरियल इनको एक दूसरे से अलग करता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे बोन है, आप जानते हैं बोन में ये जो सेल है जो एक दूसरे से सेपरेटेड है, इनके बीच का जो मटेरियल होता है, ये जो मैं नीले नीले से मार्क कर रहा हूं, ये इस मटेरियल को कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? यानी कि इन टिश्यूज के बीच में जो स्पेस होता है, इन सेल के बीच में जो स्पेस होता है, इसको ये नाम दे देगा क्या? ठीक ऐसे इसके अंदर भी ये मैट्रिक्स होगा जो सेल के बीच के स्पेस को भरेगी। अब आप समझ जाओ कि ये जो मैट्रिक्स होगी किसके अंदर? ब्लड के अंदर। ये मैट्रिक्स सॉफ्ट होगी, जेली लाइक होगी, सॉलिड नहीं हो सकती, क्योंकि ब्लड ने बहना है, इन सेल को लेके बहना है। आप एक बात बताओ, अगर ये बहुत हार्ड हो, सॉलिड फॉर्म में हो, तो क्या ब्लड के सेल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाएंगे? बच्चों गैस करो, नहीं कर पाएंगे ना। तो ब्लड के अंदर जो सेल के बीच का लिक्विड होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये मैट्रिक्स सॉलिड होगा, लिक्विड होगा? लिक्विड होगा। जेली टाइप होगा, सॉफ्ट होगा? बिल्कुल होगा। और जो बोन्स हैं, गैस करो, बोन्स के अंदर जो सेल के बीच का स्पेस है, सेल के बीच का स्पेस, वो कैसा होगा? सॉलिड होगा या लिक्विड होगा? सॉलिड होगा, क्योंकि बोन्स हमारी हार्ड होती हैं। तो मैट्रिक्स इन द बोन इज सॉलिड, मैट्रिक्स इन द ब्लड इज सॉफ्ट एंड जेली टाइप। मैट्रिक्स समझ में आ गया? यानी कि मैट्रिक्स ही अलग करता है एक टिश्यू को दूसरे कनेक्टिंग टिश्यू से। तो अगर आपसे पूछा जाए ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक कनेक्टिंग टिश्यू को दूसरे कनेक्टिंग टिश्यू से अलग करती है, तो आप आंसर क्या देंगे? उसके अंदर का मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? जो सेल के बीच का स्पेस है वो किससे भरा है? तो ब्लड के अंदर वो किससे भरा है? सॉफ्ट जेली लाइक लिक्विड से। और बोन के अंदर किससे भरा है? हार्ड सॉलिड लाइक स्ट्रक्चर, कैल्शियम फॉस्फेट के कंपाउंड से भरा होता है, बिल्कुल सीमेंटेड होता है, बिल्कुल सीमेंटेड। तभी तुम्हारी बोन्स कैसी होती हैं? बहुत ज़्यादा हार्ड। और ब्लड कैसा होता है? लिक्विड। और उसको तो फ्लो करना है, वो हार्ड होगा तो फ्लो कैसे करेगा? लॉजिक समझ में आ रहा है बच्चे आपको? हाँ बच्चों, तो मैंने आपको बताया ब्लड और बोन में क्या अंतर है मेन, उनकी मैट्रिक्स का। देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा है। सबसे पहले कनेक्टिंग टिश्यू। देखो कनेक्टिंग टिश्यू में बच्चा पता क्या लिख देता है? कनेक्टिंग टिश्यू इज अ टिश्यू विच कनेक्ट्स। नहीं, कनेक्शन तो है, साथ में दूसरा काम क्या है उसका? सपोर्ट का। तो कनेक्टिंग टिश्यू कनेक्शन करता है प्लस क्या करता है? सपोर्ट करता है। जैसे मेरी बोन्स मसल को भी सपोर्ट कर रही है, मसल बोन को सपोर्ट कर रही है। मेरी बात समझे? तो इसका मार्क कर लो, जल्दी से मार्क कर लो बच्चे। अ टिश्यू दैट कनेक्ट्स एंड सपोर्ट अदर टिश्यू इज कॉल्ड कनेक्टिंग टिश्यू। तो अगर आपने लिख दिया ना कनेक्टिंग टिश्यू वो होता है जो सिर्फ कनेक्शन करता है, गलत। क्या करता है? कनेक्ट करता है और सपोर्ट करता है। सपोर्ट भी तो करना जरूरी है। अब जैसे इसने एग्जांपल दिया ब्लड एंड बोन्स आर कनेक्टिंग टिश्यू, बिल्कुल सही कह रहा है, पर इनमें डिफर क्या है? ब्लड इज अ फ्लूइड ब्लड इज अ फ्लूइड वाइल बोन इज अ हार्ट। दोनों में अंतर आ गया। देखो डिफरेंस क्या है? इज ड्यू टू मैट्रिक्स। मैट्रिक्स समझ में आ गया? दो सेल्स के बीच के स्पेस को क्या कर रहा है ये? मैट्रिक्स। किसी में वो मैट्रिक्स हार्ड है, किसी में वो मैट्रिक्स सॉफ्ट जेली है। देखो क्या कर रहा है? विच इज वाटरी सॉफ्ट एंड जेली लाइक इन ब्लड। तो लो जी, ब्लड की मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स इन ब्लड वाटरी सॉफ्ट एंड जेली लाइक, हार्ड सॉलिड एंड रिजिड किसके अंदर? तो व्हाट इज मैट्रिक्स इन बोन? हार्ड सॉलिड रिजिड। रिजिड शेप चेंज नहीं करेगी। ये नहीं है कि आपकी बोन ऐसे है कुछ दिनों बाद ऐसी हो जाए ना, शेप ना चेंज करती वो। रिजिड मतलब जो अपनी शेप चेंज नहीं करते। हाँ टूट जाएंगे फोर्स लगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा तो हड्डी टूट जाएगी। ये नहीं है कि हड्डी शेप चेंज कर लेगी। इसको रिजिड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रिजिड कहते हैं। तो बोन की मैट्रिक्स क्या है? हार्ड सॉलिड रिजिड। ब्लड की मैट्रिक्स क्या है? सॉफ्ट जेली लाइक
वाटरी। तो नेक्स्ट क्लास में हम बोन और ब्लड को डिस्कस करेंगे। बाय, नमस्ते, ध्यान रखो।